नमस्कार। आज हम प्रोफेसर जेके मेहता के आर्थिक विचारों को देखेंगे। जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में जेके मेहता के आर्थिक विचारों को देखते हुए उनके अर्थशास्त्र की परिभाषा पर उन्होंने क्या दृष्टिकोण अपनाया, ये देखा था। और ये देखा कि उनका दृष्टिकोण अन्य अर्थशास्त्रियों से भिन्न था। उन्होंने आध्यात्मिक सुख की चर्चा की थी और सादा जीवन उच्च विचार को अर्थशास्त्र में प्राथमिकता दी थी। उनका ये कहना था कि इच्छाओं को कम करना चाहिए, तब व्यक्ति सुख की प्राप्ति कर सकता है। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा के विषय में विचारों के बाद आज हम जो देखेंगे वो है प्रतिनिधि फर्म के संबंध में प्रोफेसर मेहता के विचार। प्रोफेसर मार्शल की प्रतिनिधि फर्म के विचारों की बहुत कटु आलोचना हुई थी और प्रोफेसर मेहता ने मार्शल के प्रतिनिधि फर्म पर विचार की गलतियों को दूर करते हुए प्रतिनिधि फर्म के संबंध में अपने अलग से विचार दिए थे। मेहता के प्रतिनिधि फर्म को परिभाषित करते हुए कहा था कि प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है जो उद्योग के साथ साथ अनुरूपी विस्तार अथवा संकुचन करने की प्रवृत्ति दिखाती है। उनकी इस परिभाषा का मतलब है कि प्रतिनिधि फर्म उद्योग विशेष का पूरा पूरा प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है पूरे एक उद्योग को। प्रतिनिधि फर्म को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उद्योग किस दशा में है अथवा उद्योग की आर्थिक दशा कैसी है, किस कंडीशन में है उद्योग, इसको देखा जा सकता है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार जिस समय उद्योग की प्रवृत्ति भीतर से विस्तार या संकुचन करने की होती है, उस समय उसमें एक ना एक फर्म ऐसी होती है जिसकी प्रवृत्ति भी उद्योग के समान विस्तार अथवा संकुचन करने की होती है। अतः इस फर्म को प्रतिनिधि फर्म कहना चाहिए। इस प्रकार ये फर्म उद्योग का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करेगी। मतलब दोनों की दृष्टिकोण एक ही दिशा में चलते हैं, उद्योग का भी और प्रतिनिधि फर्म का भी। आगे वो इसके संबंध में बताते हैं कि प्रतिनिधि फर्म केवल उद्योग की सामान्य प्रवृत्ति की द्योतक नहीं है, बल्कि वह उद्योग में फर्मों के प्रवेश करने तथा फर्म द्वारा उद्योग को छोड़ने संबंधी नीति का भी निर्धारण करती है। इसलिए प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है जो सामान्य मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रतिनिधि फर्म की स्थिति को देखकर नई नई फर्में उद्योग में प्रवेश करती हैं और उद्योग को छोड़ भी देती हैं। यानी प्रतिनिधि फर्म ये बताती है कि उद्योग प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, उद्योग में प्रवेश करना चाहिए या उद्योग को छोड़ना चाहिए। जब कभी किसी उद्योग में प्रतिनिधि फर्म अपना विस्तार करती है, तब नई नई फर्में उद्योग में प्रवेश करने लगती हैं, और जब प्रतिनिधि फर्म संकुचन करती है, तब अनेक फर्में उद्योग को छोड़कर बाहर चली जाती हैं। प्रोफेसर जेके मेहता की प्रतिनिधि फर्म पूर्णतया उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है। उद्योग के विकास और संकुचन के साथ साथ फर्म भी विकास और संकुचन की ओर अग्रसर होती है। दीर्घकाल में मूल्य की प्रवृत्ति प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर रहने की होती है। यदि मूल्य प्रतिनिधि फर्म के औसत लागत से अधिक है तो उद्योग तथा फर्म को लाभ होगा, अथवा प्रतिनिधि फर्म के बढ़ने की प्रवृत्ति होगी तो लाभ देख करके नई नई फर्में उद्योग में प्रवेश करने लगेंगी। नई फर्मों के प्रवेश पाने से पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, परंतु मांग के पूर्ववत रहने से वस्तु का मूल्य घटेगा। मूल्य के घटने से
प्रतिनिधि फर्म सिकुड़ने लगेगी। धीरे धीरे प्रतिनिधि फर्म के विस्तार की गति स्थिर हो जाएगी और ये स्थिति उस समय आएगी जब मूल्य गिरकर प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार प्रोफेसर मेहता ने प्रतिनिधि फर्म का विचार ऐसी स्थिति में महत्व रखता है जब बाजार अपूर्ण हो या बहुत सी फर्में अपनी वस्तुएं बेच रही हों, क्रेताओं विक्रेताओं के संबंध में उदासीन हो। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि प्रतिनिधि फर्म के संबंध में जो प्रोफेसर मेहता ने विचार रखे थे वो आज भी बाजार में कीमत रखते हैं। प्रतिनिधि फर्म के बाद उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण विचार रखे वो थे लाभ का सिद्धांत। लाभ के संबंध में प्रोफेसर मेहता ने अपने महत्वपूर्ण विचार दिए और उन्होंने बताया कि लाभ क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है। सबसे पहले मेहता लाभ के संबंध में विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं कि व्यापार में हमेशा अनिश्चितता रहती है। एक व्यापारी इसी अनिश्चितता को झेलता है। इस अनिश्चितता में जोखिम होती है और लाभ इसी जोखिम का पुरस्कार है। यानी मेहता ये कहते हैं कि एक उद्यमी को जो बिजनेस है उसकी अनसर्टेनिटी के कारण लाभ मिलता है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार जोखिम कई कारणों से होती है, जैसे भविष्य की जानकारी का ना होना, भावी मांग का अनिश्चित होना। उनके अनुसार जोखिम डायनामिक होती है, यानी जोखिम कम ज्यादा हो सकती है। लाभ कोई बचत नहीं है। मेहता के अनुसार वह मजदूरी के समान कार्य करने के बदले में प्राप्त होता है और लाभ हमेशा धनात्मक होता है। लाभ जोखिम की मांग पूर्ति से निर्धारित होता है। यह एक तरीके से लागत का भाग होता है। आगे उनके विचार उपभोक्ता की बचत पर मिलते हैं। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत की वैज्ञानिक व्याख्या की, परंतु मेहता ने भी उपभोक्ता की बचत के संदर्भ में कुछ अपने अलग विचार रखे। उन्होंने उपभोक्ता की बचत को मिलने वाली उपयोगिता और दिए गए मूल्य का अंतर न मानकर प्राप्त उपयोगिता और किए गए त्याग का अंतर बताया। वे इस बचत को उपभोक्ता का लगान भी कहते हैं। प्रोफेसर मेहता उपभोक्ता की बचत के विचारों से स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की बचतें केवल उपभोक्ता को ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि सभी प्रकार के सौदा करने वाले व्यक्तियों को ये बचतें मिलती हैं। नेक्स्ट विचार है उनके उपयोगिता को मापा जा सकता है। प्रोफेसर मार्शल के समान ही मेहता भी ये मान के चलते हैं कि उपयोगिता मापनीय है। प्रोफेसर मेहता ने मार्शल की तरह उपयोगिता को मापनीय बताया। उन्होंने जैसे कि मार्शल ने कहा था कि हम किसी वस्तु के बदले में जितने पैसे देते हैं वो उसकी उपयोगिता का मापदंड है। वहीं मेहता ने भी उपयोगिता को मापनीय माना। उन्होंने हिक्स, एलन आदि अर्थशास्त्रियों की इस बात को लेकर आलोचना की कि उन्होंने उपयोगिता को अमूर्त मानते हुए उसे अमापनीय कहा है। प्रोफेसर मेहता का ये मत है कि जब हम लंबाई, ऊंचाई, तापमान आदि अमूर्त चीजों को माप सकते हैं तो हम उपयोगिता को क्यों नहीं माप सकते। प्रोफेसर मेहता का ये विचार है कि उपयोगिता की जब हम मुद्रा में माप करते हैं तो वह उपयोगिता की तुलना करते हैं। नेक्स्ट जो उनका महत्वपूर्ण विचार देखने के लिए मिलता है वो है साम्य का विचार। प्रोफेसर मेहता ने
साम्य या संतुलन के संबंध में भी अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। प्रोफेसर मेहता ने साम्य के संबंध में लिखा कि बिना समय की अवधि के साम्य की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रोफेसर मेहता ने स्थिर और डायनामिक साम्य की भी बात कही। उनके अनुसार स्थिर साम्य वह साम्य है जो समय अवधि के बाहर भी बना रहता है, यानी एक निश्चित समय अवधि जो है उसके बाद भी जो साम्य बना रहेगा, जो इक्विलिब्रियम बना रहेगा, वो स्थिर साम्य है। और डायनामिक साम्य या इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जो समय अवधि के बाहर निकलते ही भंग हो जाएगा। नेक्स्ट विचार है मेहता के बाजार संबंधी विचार। प्रोफेसर मेहता ने बाजार की एक नई परिभाषा दी। उनके अनुसार बाजार वह दशा है जिसमें कोई वस्तु बिक्री हेतु उस स्थान पर लाई जाती है जहां उसकी मांग होती है, यानी जब जिस जगह पर वस्तु बिकने के लिए आएगी वो जगह बाजार कहलाएगी। प्रोफेसर मेहता के अनुसार एक क्रेता और एक विक्रेता की उपस्थिति भी बाजार को जन्म देती है। उनके अनुसार पर्याप्त मात्रा में क्रेताओं विक्रेताओं की उपस्थिति तथा पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं का होना बाजार के लिए आवश्यक नहीं है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर मेहता ने जो विचार दिए वो बहुत ही सूक्ष्म और गहन अध्ययन का परिणाम थे। अर्थशास्त्र के संबंध में उनका वृहद दृष्टिकोण था। उनके विचार मौलिक नहीं हैं, पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के समान ही उन्होंने बाजार की सूक्ष्म अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं के कीमत निर्धारण का अध्ययन किया है। प्रोफेसर मेहता भारतीय दर्शन से प्रभावित थे। वे महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनके द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा में गांधीवाद की अमिट छाप दिखाई देती है। वो अर्थशास्त्र को मानव कल्याण के लिए उपयोगी बनाना चाहते थे। अनेक स्थानों पर वे अर्थशास्त्री कम और दार्शनिक अधिक दिखाई देते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि प्रोफेसर मेहता का अर्थशास्त्र में योगदान महत्वपूर्ण है। पुराने समय में भी था और आने वाले अर्थशास्त्रियों के मार्गदर्शन में भी इनके विचार हमेशा महत्व रखते रहेंगे। धन्यवाद।